सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। अगर आज आप लोग प्रस्तावना को अच्छे से समझ ले तो इसके बाद आने वाले जितने भी चैप्टर है उनको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न यही आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आखिर है क्या। तो इसका हम लोग पहले डिफिनेशन देखेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श है उसे प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया, और वह जो आदर्श है उस प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। सन 1956 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। क्या हुआ था? सन 1956 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। तो इसमें क्या संशोधन किया गया था हम लोग ये देखते हैं। तो जिसमें 3 नए शब्द आए। क्या आए थे? 3 नए शब्द। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना किस पर आधारित है। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए पेश किया गए उद्देश्य प्रस्तावना पर आधारित है। प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था। इसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया है। संविधान विशेषज्ञ नानी पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो सबसे पहले जो विचार था प्रस्तावना का वो कहाँ से लिया गया? अमेरिकी संविधान से। और जो इसकी भाषा शैली है, जो इसकी भाषा है वो अफ्रीका से लिया गया। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि प्रस्तावना का विचार, मतलब प्रस्तावना का विचार किससे आधारित है? तो अमेरिका से। और इसकी भाषा शैली कहाँ से ली गई? तो अफ्रीका से। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आखिर लिखा क्या गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को ऐदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपरित करते हैं। अब आगे हम लोग इस प्रस्तावना में निहित अर्थों को समझेंगे। तो क्या है? प्रस्तावना के 4 घटक इस प्रकार है। पहला जो है, यह इस बात की ओर इशारा करता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है। अर्थात जो पहला वर्ड था, हम भारत के लोग अर्थात जनता, तो इस बात की ओर इशारा करता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है। यहाँ पर जो दूसरा है वो इस बात की ओर घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य राष्ट्र है। जो तीसरा है वह यह बताता है कि यह सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है। और यहाँ पर जो चौथा है वो है, इसमें उस तारीख, कौन सी तारीख? तो 26 नवंबर सन 1949 का उल्लेख है जिस दिन संविधान को अपनाया गया था। जिस दिन संविधान को अपनाया गया था अर्थात अंगीकृत किया गया था। तो यहाँ तक तो अब हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद हम लोग संविधान के प्रस्तावना में निहित मूल शब्दों की व्याख्या को देखेंगे। तो प्रस्तावना के मूल शब्दों की व्याख्या किस प्रकार है? तो संप्रभुत्वता, अर्थात प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभुत्व देश है। संप्रभुत्वता शब्द का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। भारत की विधायिका को संविधान द्वारा तय की गई कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार है। अर्थात अब भारत जो है वो किसी का गुलाम नहीं, अर्थात वो ब्रिटिश सरकार का गुलाम नहीं, वो अपने आंतरिक और बाहर के निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है और वह अपने कानून को स्वयं ही बना सकता है।
तो अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है समाजवादी। तो समाजवादी विचारधारा को समझने के लिए हम लोग को यूरोप की तरफ थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। तो समाजवादी विचारधारा जो है यूरोप में, वो कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित था कि जैसे कि एक गरीब वर्ग और अमीर वर्ग है, तो समानता के लिए गरीब वर्ग को संघर्ष करने की आवश्यकता है। तो जो यूरोप है वहाँ पे जो समाजवादी अर्थात समानता के लिए जो विचारधारा थी वो संघर्ष की थी, लेकिन भारत ने इस विचारधारा को नहीं अपनाया। अपितु भारत में समाजवादी का जो शब्द का अर्थ है वो अ, समानता का है और तत्पर भाईचारे का है, प्रेम का है। तो अब हम लोग देखते हैं समाजवादी शब्द का अर्थ। तो समाजवादी शब्द संविधान के सन 1976 में हुए संविधान में, तो अब हम लोग देखते हैं समाजवादी शब्द का अर्थ। तो समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। समाजवाद का अर्थ है समाजवादी की प्रति लोकतांत्रिक तरीकों से होती है। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर सफर तय करते हैं। इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। अगला जो यहाँ शब्द है वो है धर्मनिरपेक्ष अर्थात सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के सन 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली है कि धर्मनिरपेक्ष अर्थात पंथ निरपेक्ष। तो जो भारत देश है वो पंथ निरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत जो है किसी धर्म के आधार पे नहीं बना, इसीलिए आज कहीं ना कहीं भारत इतना डेवलप कर रहा है। और जो हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो एक इस्लामिक कंट्री है, वो धर्म के आधार पे बना था। तो भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर जो है हर एक धर्म को सुरक्षा और समर्थन दोनों ही मिला है। अब यहाँ पे जो अगला शब्द है वो है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। तो लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है, जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक वोट, एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। अब यहाँ पे जो अगला शब्द है वो है गणराज्य। तो गणराज्य का तात्पर्य यह है कि गणतंत्र में जितने भी सरकार है या फिर जिन ऊंचे पदों पर जो भी, जैसे कि प्रधानमंत्री है या फिर मुख्यमंत्री है, वो लोगों के द्वारा अर्थात जनता के द्वारा चुने हुए ही आएंगे। ये जो गणराज्य का एक अर्थ ये होता है कि ये वंशानुगत नहीं है। एक तरफ हम लोग जहाँ राजतंत्र में जाए तो राजा का पुत्र जो है वही राजा होगा, तो ये जो राजतंत्र थी वो वंशानुगत थी, लेकिन ये जो गणराज्य है ये वंशानुगत नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका अर्थ संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से है। इसके अलावा एक गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुत्वता एक राजा की बजाय लोगों के हाथों में निहित होती है। यहाँ तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो एक तरह से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक स्वरूप है, जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक या फिर गणराज्य। अब इसके बाद हम लोग प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों को समझेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पे जो पहला ही उद्देश्य है वो है न्याय। तो पहले ही न्याय की बात की गई है। तो प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया। वो 3 रूप क्या है,
तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन एक और बनता है कि प्रस्तावना में किस न्याय की वकालत नहीं की गई है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फिर धार्मिक न्याय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? धार्मिक न्याय। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा देश है वो पंथ निरपेक्ष, अर्थात देश का अपना कोई धर्म नहीं। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का अर्थ संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने से है। आर्थिक न्याय का अर्थ समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति की समानता विवरण से है। अर्थात आर्थिक न्याय का अर्थ जो है क्या है? अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति के समान वितरण से है, अर्थात सभी में समानता हो। ये जितने भी विषम परिस्थितियाँ थी, कोई अमीर गरीब, तो जो भी हो सब समान हो। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो क्या है? जिसमें संपत्ति कुछ हाथों में ही केंद्रित नहीं हो सके। राजनीतिक न्याय का अर्थ सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी के बराबरी के अधिकार से है, अर्थात राजनीति में सबको लिया जाए। भारतीय संविधान प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और समान मूल्य प्रदान करता है। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति जो मजबूरी के अभाव या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास, तानाशाही आदि से मुक्त या स्वतंत्र कराना है। यहाँ पर स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपने जीवन का यापन कर सकता है। वह मजबूरी में किसी के यहाँ गुलाम बनकर चाहे तो नहीं रह सकता या फिर किसी की भी तानाशाही को नहीं सहन कर सकता। क्योंकि भारत में भी लंबे समय तक दास प्रथा का प्रचलन था। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है समानता। तो समानता का अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से है। पहले ऐसा भारत में बहुत हुआ करता था, जो भी था मतलब छुआछूत, उच्च वर्ग नीच वर्ग, तो विशेषाधिकार, उच्च वर्ग को विशेष अधिकार थे, नीच वर्ग को अधिकार नहीं थे, या फिर जो जितने भी भेदभाव थे उनको समाप्त करना है और सब में समानता लाना है। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करती है। जितने भी लोग हैं, चाहे वो निम्न वर्ग के हो या फिर उच्च वर्ग के हो, संविधान की जो प्रस्तावना है प्रत्येक व्यक्ति को स्थिति और अवसर दोनों ही समान रूप से प्रदान करती है। संविधान देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने का प्रयास करती है। वह जो समानता है वो हर रूप से प्रदान करती है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो या फिर राजनीतिक रूप से क्यों ना हो। वोट देने का अधिकार हर सभी को है, हर किसी को है। यहाँ पे जो अगला शब्द आता है वो है भाईचारा। तो भाईचारे का अर्थ बंधुत्व की भावना है। संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे का बढ़ावा देती है। यहाँ तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो प्रस्तावना में निहित उद्देश्य था, जैसे कि न्याय, और किस रूप में न्याय? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन तीनों रूपों में न्याय, समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता। तो ये जितने भी थे, इनमें हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, ये सारे प्रस्तावना के क्या थे? ये एक तरह के उद्देश्य थे। अब प्रस्तावना में भी संशोधन हुए, तो उन संशोधनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना में संशोधन, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द जैसे क्या थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। अदालत ने इन संशोधन को वैध ठहराया था। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो प्रस्तावना है, सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या किस प्रकार करता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे प्रश्न आए हैं कि क्या प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है या फिर नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्याख्या किया गया कि संविधान में प्रस्तावना को तब जोड़ा गया था जब बाकी संविधान पहले ही लागू हो चुका था। तो जो संविधान में प्रस्तावना उसको कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी में। तो बेरूबरी यूनियन के मामले में सन 1960 सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। 1960 ईस्वी में संविधान ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संविधान का हिस्सा प्रस्तावना नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि हालांकि यह स्वीकार किया गया कि यदि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में एक शब्द अस्पष्ट है, अर्थात कोई भी एक ऐसा शब्द है जो अस्पष्ट है, जिसे स्पष्ट नहीं किया गया, तो उस शब्द के एक नहीं बल्कि अधिक अर्थ हो सकते हैं, तो प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में लिया जाए, अर्थात एक मार्गदर्शक जो हमें रास्ता दिखा सके, उस सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके बाद जो है एक मामला आया, कौन सा? केशव नंद भारती मामले। तो ये कब आया? सन 1973 ईस्वी में। तो और इसकी जो सुनवाई थी वो 24 अप्रैल सन 1973 ईस्वी में किया गया था। कब? 24 अप्रैल सन 1973 ईस्वी। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना को लेकर जो विवाद था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या फिर नहीं, तो बेरूबरी यूनियन मामले में अभी हम लोग बस प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो बेरूबरी यूनियन मामला है या फिर जो केशव नंद, इसके बारे में हम लोग एकदम अंदर तक नहीं जाएंगे। तो बेरूबरी जो मामला था जो सन 1960 ईस्वी में, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, अपितु इसे एक मार्गदर्शक के रूप में लिया जाए। किंतु जब 1973 ईस्वी में केशव नंद भारती मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका जो मूल ढांचा था उसे परिवर्तित नहीं किया गया। एक बार फिर भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना खूबसूरत शब्दों की भूमिका से बनी हुई है। इसमें बुनियादी आदर्श, उद्देश्य और दार्शनिक भारत के संविधान की अवधारणा शामिल है। इसमें क्या है? बुनियादी आदर्श है, उद्देश्य और दार्शनिक भारत के संविधान की अवधारणा शामिल है। ये संवैधानिक प्रावधानों के लिए तर्कसंगतता अथवा निष्पक्षता प्रदान करते हैं। तो एक शब्द में कहा जाए तो भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श है उन्हें प्रस्तावना के रूप में संविधान में समाहित किया गया है। जो भारतीय संविधान के मूल आदर्श है उन्हें ही प्रस्तावना के रूप में समाहित किया गया है और उन आदर्शों को प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा आप लोगों को समझ आया हो। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना और हाँ, शेयर करना तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।